जुड़वा भाभीयों के घर आई जुड़वा नंदे। सीता, ये क्या हरकत है? तुम क्लास में सोने आती हो? रुको, प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। माफ करना मास्टर जी, वो क्या है ना, रात को जागरण में गई थी इसलिए आंख लग गई। अब से ऐसा नहीं होगा। ना हो तो ये अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी क्लास की बेल बजती है और मास्टर जी चले जाते हैं। अगले दिन मास्टर दीनानाथ सुबह स्कूल की ओर जा रहे थे, तभी सीता वहाँ आती है और मास्टर जी को पत्थर मार देती है। इस सीता की इतनी हिम्मत, मुझे पत्थर मारा। आज तो इसका नाम स्कूल से कटवा ही दूंगा। दीनानाथ जाकर उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसके पिता रामू को बुलाते हैं। हमारी बेटी बहुत सीधी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद देखा था सीता को पत्थर मारते। रामू सीता से पूछते हैं तो वो गीता का नाम लेती है, जिसके बाद रामू गीता को बहुत डांट लगाता है और गीता को दिल्ली भेजने का फैसला करता है। जाने से पहले गीता सीता के पास जाती है। सीता, ये तूने सही नहीं किया। क्या किया मैंने? भोली मत बन, मैं जानती हूँ मेरी तरह तैयार होकर तूने ही मास्टर जी को पत्थर मारा था। ये तू क्या कह रही है? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से और आज के बाद कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। ऐसे 20 साल का समय बीत जाता है। अब सीता और गीता दोनों बड़े हो चुके थे। आज सीता की शादी अर्जुन से हो रही थी। विदाई के समय वो अपने पिता से बोलती है, पापा, गीता नहीं आई आज भी? नहीं बेटा, तू तो जानती है उसकी गलती पर उसे बुआ जी के यहाँ दिल्ली क्या भेज दिया। 20 साल से वो यहाँ नहीं आई। पापा, मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोल बेटा। सीता कुछ बोलती उससे पहले ही चिंकी और पिंकी, जो अर्जुन की जुड़वा बहनें थी, वो वहाँ आ जाती हैं। भाभी जल्दी करो, हमें घर जाना है। आप भी ना कितना ड्रामा करती हो। अरे चिंकी, करेगी ना, गरीब घर से जो है, सब मिडिल क्लास। अर्जुन आता है और दोनों को डांट लगाता है। चिंकी, पिंकी, क्या बदतमीजी है? सॉरी बोलो इन्हें अभी के अभी। हम क्यों सॉरी बोले? देखो, सॉरी बोलो वरना मुझे तुम दोनों अच्छे से जानती हो। सॉरी भाभी। पिंकी, तुम्हें अलग से बोलूं क्या? सॉरी। अब बारात घर आ जाती है और सभी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। तो दूसरी तरफ चिंकी पिंकी गुस्से से आग बबूला हो रही थी और जाकर अपनी माँ शकुंतला से बोलती हैं, माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? भैया ने सबके आगे हमको डांटा और उस भिखारी के खानदान से आई भाभी को सॉरी बोलने को बोला। आपको पता है हमारी कितनी बेइज्जती हुई? तुम लोग चिंता मत करो, बहुत जल्द उस सीता को उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। बस एक बार अर्जुन वापस अमेरिका चला जाए। ऐसे 1 महीने बाद अर्जुन अमेरिका चला जाता है। वो सीता को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर शकुंतला अपनी खराब हालत का बहाना बनाकर उसे रोक लेती है। ऐसे ही एक सुबह सीता चाय लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, चाय ला दे बहू। शकुंतला चाय का एक घूंट लेती है और उसके मुंह पर थूक देती है। छी, ये इतनी ठंडी और घटिया चाय मुझे दे रही है। अकल क्या अपने मायके में छोड़ कर आई है करम चली है? माँ जी, रोज ऐसे ही तो चाय देती थी, पर आप तो तब तारीफ करती थी। अरे तब मजबूरी में करती थी, क्योंकि मेरा बेटा तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है तूने मेरे बच्चे पर। तभी अर्जुन का फोन आ जाता है, जिसे उठाकर शकुंतला अपने बेटे से बोलती है, अरे जुग जुग जिए मेरा बेटा, तुझे याद कर रही थी। तू पूरे 100 साल जिएगा मेरे लाल। माँ, सीता कहाँ है? जरा बात करवाना। अरे बेटा, बहू तो मंदिर गई है, आएगी तो बोलूंगी तुझे फोन करे। कोई नहीं माँ, उसके फोन पर कर लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत है? क्यों माँ? बेटा, वो फोन भी घर पर छोड़ कर गई है। तू चिंता मत कर, आएगी तो बात करवा दूंगी। सीता वहीं खड़े खड़े सब सुन रही थी। बेचारी कुछ नहीं बोली। तभी चिंकी की आवाज आती है, ओ महारानी, कहाँ हो? मेरी कॉफी कहाँ है? और मेरी ग्रीन टी दो जल्दी मुझे। आई। सीता जल्दी से कॉफी और ग्रीन टी बना लाती है और पहले चिंकी के पास जाती है। दीदी, आपकी कॉफी। भाभी, मैं पिंकी हूँ, मुझे ग्रीन टी चाहिए। अब सीता ग्रीन टी लाती है तो, भाभी पागल हो क्या? अब बार बार मेरे पास क्यों आ रही हो? माफ करना दीदी। सीता इस बार दोनों लेकर आती है। मुझे नहीं पीना अब। हाँ चिंकी, अब मेरा भी मन नहीं है, तो भाभी ये दोनों चीज आप पियो, वो भी अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सब बर्बाद हो, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। मैं ये सब नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कैसे? पीना तो पड़ेगा। चिंकी, तो इनका हाथ पकड़, मैं पिलाती हूँ। अब क्या था, वो दोनों जबरदस्ती ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी उसे पिला देती। अर्जुन के जाने के बाद से ही सीता का जीना मुश्किल हो चुका था, इसलिए एक दिन वो हार कर अपनी जान देने का फैसला करती है और एक ब्रिज पर चढ़ जाती है। अब जैसे ही वो कूदने वाली होती है, तभी कोई उसे खींच लेता है। मार जाने दो मुझे, अब मुझसे नहीं जिया जाता है ऐसी बेकार जिंदगी। ऐसी बेकार जिंदगी से अच्छी मौत होगी। सीता चुप हो जाओ, देखो मैं गीता, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास हूँ, शांत हो जाओ। गीता
मेरी बहन। सीता खूब रोती है, जिसके बाद गीता उसे शांत करवा कर मंदिर ले जाती है और मंदिर की सीढ़ी पर उससे बात करती है। तूने ये सब पापा को क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? इससे उन्हें तकलीफ होती तो क्या तेरे मरने से नहीं होती? तो क्या करती? मेरी सास और जुड़वा ननद मुझे बहुत तंग करती है, हर बात पर ताना देती, और अब तो मेरी जुड़वा नंदे मुझे मारती भी हैं। अपने पति से क्यों नहीं बोलती तू? वो लोग मुझे उनसे बात ही नहीं करने देते। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब क्या था, अब गीता उसके घर जाती है उसकी जगह और उन सबको खूब परेशान करती है। भाभी ये ग्रीन टी क्यों लाई? मैं पिंकी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कॉफी भी लाई हूँ, लेकिन अब ग्रीन टी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, तो आप ये दोनों पियो। अब क्या था, गीता वो ग्रीन टी और कॉफी दोनों ही जबरदस्ती उसे पिला देती है। फिर पिंकी के पास जाकर ऐसा ही करती है। शकुंतला के चाय मांगने पर वो चाय लेकर जाती है। जैसे शकुंतला उसके मुंह पर थूकने का सोचती है, वो उसका मुंह बंद कर देती है। अब वो उन सबका जीना दुश्वार कर देती है। माँ भाभी का कुछ करो वरना वो हमें मार देगी। पता नहीं क्या हुआ इनको। अब तो एक ही रास्ता है, इसे अर्जुन के पास भेज दे, वो जाने ये जाने। अब क्या था, गीता से डरकर वो लोग सीता की टिकट करवाकर उसे अमेरिका भेज रहे होते हैं। तभी एयरपोर्ट पर जुड़वा नंदे जुड़वा भाभीियों को देखकर सुन्न रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि उनकी ये हालत गीता ने की है, पर अब वो क्या ही कर सकती थी। सीता चली गई अमेरिका, पर एक दिन गीता मोंटू के साथ उनके घर आती है। वाह बेटा, बहू का चेहरा तो दिखा। गीता का चेहरा देख शकुंतला और चिंकी पिंकी वहीं बेहोश हो जाती हैं और कुछ समय बाद गीता उनको देख अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। गायत्री की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी, और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहां अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का।
तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा, तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती है। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती। खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है। कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई है 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुशी खुशी रहती है।